ईपीके ईपीके कैपिटल द्वारा आईबीएम पर गहरा विश्लेषण। नमस्ते और चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित नामों में से एक आईबीएम का विश्लेषण कर रहे हैं। दशकों तक बिग ब्लू कंप्यूटिंग का पर्याय था, लेकिन अब जब दुनिया एनवीडिया, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे नामों से हावी हो गई है, तो इस 114 वर्षीय दिग्गज के ऊपर एक महत्वपूर्ण सवाल मंडरा रहा है। क्या आईबीएम एक मूल्य जाल है, एक बीते युग का अवशेष, या फिर यह एक शांत, शक्तिशाली परिवर्तन के बीच में है जिसे बाजार अब भी ही पहचान रहा है? इस गहरे विश्लेषण में हम शोर को काटेंगे। हम एक सदी से अधिक के इतिहास, एक दशक के वित्तीय डेटा और कंपनी के हाई स्टेक्स दांव पर हाइब्रिड क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विश्लेषण करेंगे। हम इसे एक क्लासिक बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन के माध्यम से परखेंगे, स्टॉक चार्ट देखेंगे और बुल्स और बियर दोनों के मजबूत तर्कों का वजन करेंगे। हमारा लक्ष्य हमेशा की तरह आपको एक व्यापक, तटस्थ और डेटा आधारित आधार प्रदान करना है, ताकि आप अपनी सूझबूझ से निर्णय ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी और इसके प्रमोटर्स, टेबलर से एआई तक, आईबीएम आज कहां है और यह कहां जा सकता है? यह समझने के लिए इसकी लंबी और गौरवशाली इतिहास को समझना आवश्यक है। कंपनी का इतिहास प्रभुत्व, लगभग पतन और रणनीतिक पुनर्निर्माण का एक बहु-अंक नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय मशीनों की कहानी कंप्यूटर से शुरू नहीं होती, बल्कि घड़ियों, तराजू और पंच कार्ड से शुरू होती है। 1911 में वित्तीय विशेषज्ञ चार्ल्स फ्लिंट ने 3 कंपनियों का विलय किया: टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, इंटरनेशनल टाइम रिकॉर्डिंग कंपनी और कंप्यूटिंग स्केल कंपनी ऑफ अमेरिका। परिणामी संस्था का नाम था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी या सीटीआर। कंपनी के शुरुआती इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ 1914 में आया, जब थॉमस जे वॉटसन सीनियर को महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया। वॉटसन, जो विपणन कौशल और दृष्टि के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ने कंपनी की संस्कृति और दिशा को बदल दिया। उन्होंने एक अत्यंत अनुशासित और पेशेवर बिक्री बल का निर्माण किया, नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया और प्रसिद्ध रूप से सरल, शक्तिशाली नारा अपनाया, थिंक। उनके नेतृत्व में सीटीआर की आय केवल 4 वर्षों में दोगुनी हो गई और 1924 में उन्होंने कंपनी का नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीनें कॉरपोरेशन (आईबीएम) रखा, ताकि इसकी बढ़ती वैश्विक उपस्थिति और महत्वाकांक्षा को दर्शाया जा सके। जबकि आईबीएम दशकों तक कार्यालय मशीनों और पंच कार्ड टैबुलेटर में एक प्रमुख शक्ति था, इसकी वैश्विक प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में सच्ची उन्नति 1950 के दशक में थॉमस वॉटसन जूनियर के नेतृत्व में शुरू हुई। युवा वॉटसन ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के उभरते क्षेत्र में पूरी ताकत से प्रयास किया। आईबीएम का विशाल आकार, भारी अनुसंधान और विकास बजट और स्थापित विपणन विशेषज्ञता ने इसे जल्दी ही अमेरिकी कंप्यूटर बाजार में एक प्रमुख स्थिति ग्रहण करने की अनुमति दी। 1960 के दशक तक आईबीएम दुनिया के 70% कंप्यूटर और संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग होने वाले 80% कंप्यूटर का उत्पादन कर रहा था। इसकी विशेषता मुख्य फ्रेम कंप्यूटर था। महंगे, बड़े पैमाने पर सिस्टम जो दुनिया भर में सरकारों, बैंकों और प्रमुख निगमों के अनिवार्य केंद्र बन गए। एक पीढ़ी तक आईबीएम का नाम कंप्यूटर के साथ समानार्थी था। वही प्रभुत्व जिसने मुख्य फ्रेम युग में आईबीएम को परिभाषित किया, वह 1980 और 1990 के दशक तक एक जिम्मेदारी बन गया। पर्सनल कंप्यूटर के उदय और तकनीकी परिवर्तन की तेज रफ्तार ने इस विशाल कंपनी को चौंका दिया। इसकी आकार ने इसकी प्रतिक्रिया देने की क्षमता को बाधित किया और यह छोटे, अधिक चुस्त प्रतिस्पर्धियों के सामने पीछे होने लगी। इस संघर्ष के दौर ने कंपनी की पहचान का मौलिक और दर्दनाक पुनर्मूल्यांकन कराया, जिससे रणनीतिक विक्रय की एक श्रृंखला शुरू हुई, जिसने व्यवसाय को फिर से आकार दिया। यह असफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि अधिक मूल्य वाले खंडों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाजारों को कम करने से एक सोची समझी रणनीतिक पीछे हटना था। प्रमुख कदमों में शामिल थे 1995 में लोटस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अधिग्रहण, जिसने सॉफ्टवेयर में एक बड़े कदम का संकेत दिया।
2002 में अपनी चुंबकीय हार्ड ड्राइव व्यवसाय का विक्रय, एक तकनीक जिसे उसने 1956 में आविष्कार किया था, हिटाची को। 2005 में अपनी प्रतिष्ठित पर्सनल कंप्यूटर शाखा का चीनी निर्माता लेनोवो ग्रुप को विक्रय, जो 1 मील का पत्थर था। इन निर्णयों ने वस्तु हार्डवेयर के निर्माण से जानबूझकर दूर जाने का संकेत दिया। कंपनी अपने पुराने अवतार को छोड़कर कंप्यूटर सेवाओं, सॉफ्टवेयर, सुपर कंप्यूटिंग और वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। ऐसे क्षेत्र जहां उसे अधिक लाभांश प्राप्त करने और एक अधिक टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बनाने का विश्वास था। आधुनिक IBM इस दशक दर दशक परिवर्तन का परिणाम है। चेयरमैन और CEO अरविंद कृष्णा के नेतृत्व में, जिन्होंने 2020 में पद संभाला, कंपनी ने अपने 2 मुख्य विकास इंजन, हाइब्रिड क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित किया है। इस रणनीति की आधारशिला 2019 में रेड हैट का $34 अरब का विशाल अधिग्रहण था। यह केवल पोर्टफोलियो में एक जोड़ नहीं था, यह एक निर्णायक कदम था जिसने IBM को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन के केंद्र में ला खड़ा किया और इसे हाइब्रिड क्लाउड पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। कंपनी का प्रमुख AI प्लेटफॉर्म वॉटसन एक्स विशेष रूप से उद्यम ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें शासन, विश्वसनीयता और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर जोर दिया गया है, न कि उपभोक्ता उन्मुख नवीनताओं पर। यह है नई IBM, एक सॉफ्टवेयर और परामर्श शक्ति जो हाइब्रिड क्लाउड और उद्यम ग्रेड AI की नींव पर बनी है। 2015-2024 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण। एक कंपनी की रणनीति उसकी वित्तीय परिणामों जितनी अच्छी होती है। IBM के परिवर्तन के मूर्त प्रभाव को समझने के लिए हमें पिछले दशक के प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए। आंकड़े रणनीतिक संकुचन, अस्थिर लाभप्रदता और आरएन में महत्वपूर्ण वृद्धि की जटिल कहानी बताते हैं। पहली नजर में IBM के पिछले 10 वर्षों में राजस्व प्रवृत्ति चिंताजनक प्रतीत होती है। वार्षिक राजस्व 2015 में $88.7 बिलियन से अधिक से घटकर 2020 में लगभग $25.2 बिलियन हो गया। हालांकि इस गिरावट को कंपनी की रणनीतिक विक्रय गतिविधियों के संदर्भ में देखना चाहिए, विशेष रूप से 2021 के अंत में अपने प्रबंधित अवसंरचना सेवाओं के व्यवसाय को नई कंपनी किंड्रिल में स्पिन ऑफ करने के कदम के रूप में। इस कदम ने अकेले ही IBM की शीर्ष रेखा से कम मार्जिन वाले राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हटा दिया। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 2021 के बाद का समय अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। स्पिन ऑफ के बाद राजस्व स्थिर हो गया है और मामूली वृद्धि दिखा रहा है, जो 2021 में 27.4 बिलियन से बढ़कर 2024 में लगभग 82.8 बिलियन हो गया। यह हाल की प्रवृत्ति नई IBM के प्रदर्शन को दर्शाती है, जो अपने रणनीतिक विकास क्षेत्रों, सॉफ्टवेयर और परामर्श पर केंद्रित है, जो अब व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2024 तक सॉफ्टवेयर IBM के कुल राजस्व का लगभग 45% था। सॉफ्टवेयर और परामर्श नेतृत्व वाले मॉडल की ओर बदलाव का उद्देश्य IBM की आय की गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करना है। आंकड़े एक अस्थिर लेकिन संभावित रूप से सुधार की तस्वीर दिखाते हैं। परिचालन मार्जिन, जो 2015 में 20% से अधिक मजबूत थे, 2022 में 3.92% के निचले स्तर पर गिर गए, फिर 2023 में तेजी से बढ़कर 16.66% हो गए। 2024 का आंकड़ा 11.97% पर स्थिर हो गया है। इस लाभप्रदता में इस अस्थिरता का प्रतिबिंब कंपनी की शुद्ध आय में भी देखा जा सकता है, जिसमें दशक भर में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव हुए हैं। 2023 में मार्जिन में तेज रिकवरी इस संकेत को दर्शाती है कि जैसे जैसे उच्च मुनाफे वाला सॉफ्टवेयर राजस्व मिश्रण का बड़ा हिस्सा बनता जाएगा, कंपनी की समग्र लाभप्रदता में सुधार हो सकता है। हालांकि 2024 में बाद का गिरावट यह संकेत देती है कि यह संक्रमण अभी भी प्रगति पर है और स्थिरता प्राप्त नहीं हुई है। शायद IBM की वित्तीय प्रोफाइल में सबसे महत्वपूर्ण चिंता का क्षेत्र इसका बैलेंस शीट है। कंपनी का कुल आरण भार दशकों भर में पर्याप्त रहा है, लेकिन रेड हैट के $34 बिलियन के अधिग्रहण के बाद यह नाटकीय रूप से बढ़ गया। 2018 के अंत में कुल आरण लगभग 45.8 बिलियन था, जो 2019 के अंत तक 68.1 बिलियन से अधिक हो गया। 2024 के अंत तक कुल आरण 58.9 बिलियन था। इससे बहुत उच्च आरण से इक्विटी अनुपात हुआ है, जिसे हाल ही में
228.13% पर रिपोर्ट किया गया है। भारी आरण बोझ कई जोखिम प्रस्तुत करता है। यह ब्याज खर्च को बढ़ाता है, जो शुद्ध आय को दबा सकता है। यह वित्तीय लचीलापन को भी कम करता है, जिससे कंपनी की भविष्य की रणनीतिक अधिग्रहण करने या अनुसंधान और विकास में आक्रामक रूप से निवेश करने की क्षमता सीमित हो सकती है, बिना अधिक आरण लेने के। जबकि कुछ विश्लेषण नोट करते हैं कि आरण कंपनी के परिचालन नकदी प्रवाह द्वारा अच्छी तरह से कवर किया गया है। इसकी विशालता एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक बनी रहती है और स्टॉक की संभावनाओं पर नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वालों के लिए एक केंद्रीय तर्क है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन। एक बुद्धिमान निवेशक जांच एक कठोर मूलभूत आधारित मूल्यांकन प्रदान करने के लिए हम आईबीएम को बेंजामिन ग्राहम मूल्य निवेश के पिता द्वारा निर्धारित कालातीत मानदंडों के तहत परख सकते हैं। उनके डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए चेकलिस्ट, जो उनके महत्वपूर्ण पुस्तक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में विस्तृत है, का उद्देश्य वित्तीय रूप से मजबूत, स्थिर कंपनियों की पहचान करना है जो उचित कीमतों पर कारोबार कर रही हैं। आइए देखें कि आईबीएम कैसे खड़ा है। 1. पर्याप्त आकार। ग्रैहम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी छोटी सट्टा खिलाड़ी न हो, एक कंपनी के पास पर्याप्त वार्षिक बिक्री होनी चाहिए। मुद्रास्फीति समायोजित सीमा अब लगभग $500 मिलियन वार्षिक बिक्री के आसपास मानी जाती है। 2024 में लगभग $13 अरब की आय के साथ आईबीएम आसानी से इस बाधा को पार कर लेता है। परिणाम पास। 2. पर्याप्त मजबूत वित्तीय स्थिति। यह कंपनी के बैलेंस शीट स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण 2 भागों का परीक्षण है। ए. वर्तमान अनुपात 2.0। यह अनुपात वर्तमान संपत्तियां, वर्तमान देनदारियां, कंपनी की अपनी अल्पकालिक देनों को पूरा करने की क्षमता को मापता है। ग्रैहम चाहता था कि वर्तमान संपत्तियां कम से कम वर्तमान देनों की दोगुनी हों। 2024 के लिए आईबीएम की वर्तमान संपत्तियां 34.28 अरब थीं और इसकी वर्तमान देनदारियां 23.14 अरब थीं, जिससे वर्तमान अनुपात लगभग 1.4 हो गया। यह आवश्यक सीमा से बहुत नीचे है। बी. दीर्घकालिक आर्ण शुद्ध चालू संपत्तियां। यह परीक्षण सुनिश्चित करता है कि दीर्घकालिक आर्ण कंपनी के कार्यशील पूंजी, शुद्ध चालू संपत्तियां, क्षैतिज चालू संपत्तियां, चालू देनदारियां के सापेक्ष अत्यधिक न हो। आईबीएम की शुद्ध चालू संपत्तियां लगभग $1.21 बिलियन हैं। 48B 33B। 2024 के लिए इसकी दीर्घकालिक आर्ण 8 बिलियन था। कंपनी का दीर्घकालिक ऋण इसकी शुद्ध चालू संपत्तियों से बहुत अधिक है। परिणाम असफल। 3. आय स्थिरता। ग्रैहम ने कंपनी से अपेक्षा की कि पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक वर्ष सामान्य शेयरों के लिए कुछ सकारात्मक आय हो। 2015 से 2024 तक आईबीएम के वार्षिक प्रति शेयर आय ईपीएस की समीक्षा से पता चलता है कि हर साल सकारात्मक आय रही है। परिणाम पास। 4. डिविडेंड रिकॉर्ड। मानदंड कहता है कि कम से कम पिछले 20 वर्षों से बिना रुके डिविडेंड का भुगतान हो रहा हो। आईबीएम का डिविडेंड भुगतान का लंबा और स्थिर इतिहास है, जो कई दशकों से चला आ रहा है, इस आवश्यकतानुसार आसानी से पूरा हो जाता है। परिणाम पास। 5. आय वृद्धि। ग्रैहम ने पिछले 10 वर्षों में प्रति शेयर आय में कम से कम 1/3 या 33% की वृद्धि का लक्ष्य रखा, जिसमें असामान्यताओं को समायोजित करने के लिए अवधि की शुरुआत और अंत में 3 वर्षीय औसत का उपयोग किया गया। शुरुआत की अवधि 2013-2015 का औसत ईपीएस 13.82 था। अंत की अवधि 2022-2024 का औसत ईपीएस 5.46 था। 33% की वृद्धि के बजाय आईबीएम की प्रति शेयर औसत आय पिछले दशक में लगभग 29% घट गई है। परिणाम फेल। 6. मध्यम मूल्य से आय पीई अनुपात। ग्रैहम ने कहा कि वर्तमान कीमत पिछले 3 वर्षों की औसत आय से अधिक 15 गुना नहीं होनी चाहिए। ऊपर गणना के अनुसार अंतिम 3 वर्षों 2022-2024 का औसत ईपीएस 5.44 है। इस औसत के आधार पर लगभग 245 की हाल की स्टॉक कीमत का पीई अनुपात 245.5 है, जो लगभग 44.9 है। यह 15x सीमा से काफी अधिक है। परिणाम फेल। 7. मध्यम मूल्य से बुक पीबी अनुपात। ग्रैहम का अंतिम परीक्षण था कि मूल्य से बुक मान अनुपात 1.5 से कम होना चाहिए। उन्होंने एक संयुक्त नियम भी सुझाया। पीई अनुपात को पीबी अनुपात से गुणा करने पर 22.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। आईबीएम का 2024 के लिए प्रति शेयर बुक मूल्य 29
तेतरी था। इसलिए पीबी अनुपात 235, 29, या लगभग 8.3 है, जो कि 1.5 सीमा से बहुत ऊपर है। पीई और पीबी अनुपात का गुणनफल लगभग 14 9.8 337 है, जो कि 22.5 मानक से बहुत अधिक है। परिणाम असफल। इस विश्लेषण के परिणाम स्पष्ट हैं। आईबीएम उन मानदंडों को पार करता है जो इसकी विरासत को दर्शाते हैं, जैसे कि आकार, आय स्थिरता और दीर्घकालिक लाभांश इतिहास। हालांकि यह इसके वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य और मूल्यांकन से संबंधित हर एक परीक्षण में असफल रहता है। इसका अर्थ है कि जबकि आईबीएम कभी ग्रैहम शैली के परिभाषित रक्षा स्टॉक था, इसकी बहुवर्षीय परिवर्तन प्रक्रिया से जुड़ी संघर्ष और लागतों ने उस वित्तीय शक्ति और सुरक्षा की सीमा को कम कर दिया है जिसकी मांग ग्रैहम ने की थी। पक्ष विपक्ष। बुल और बियर बहस। आईबीएम के लिए निवेश का मामला बहुत ही ध्रुवीकृत है। बुल्स एक कंपनी को नए विकास युग के कगार पर देखते हैं, जबकि बियर एक विरासत दिग्गज को गति बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं। दोनों पक्षों को समझना बहुत जरूरी है। 1. हाइब्रिड क्लाउड और एंटरप्राइज एआई में जमी हुई स्थिति। बुल थीसिस का मुख्य आधार यह है कि आईबीएम ने आधुनिक तकनीक परिदृश्य में एक मूल्यवान और रक्षात्मक स्थान बनाया है। रणनीति सीधे अमेजन वेब सर्विसेज AWS या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ सार्वजनिक क्लाउड में श्रेष्ठता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की नहीं है। इसके बजाय आईबीएम हाइब्रिड क्लाउड बाजार पर केंद्रित है, जो कि एक विशाल क्षेत्र है और जिसमें वार्षिक संयुक्त विकास दर CAGR 16% से अधिक होने का अनुमान है। अपने रेड हैट अधिग्रहण के माध्यम से आईबीएम महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर परत प्रदान करता है, मुख्य रूप से रेड हैट ओपनशिफ्ट, जो बड़े उद्यमों को अपने स्वयं के निजी डेटा केंद्रों और कई सार्वजनिक क्लाउड के बीच अनुप्रयोगों और डेटा को सहजता से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। ये विशेष रूप से बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और सरकारी जैसे अत्यधिक विनियमित उद्योगों में ग्राहकों के लिए आकर्षक है, जो एक चिपकने वाला, उच्च स्विचिंग लागत वाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाता है। इसी तरह इसका एआई प्लेटफॉर्म वॉटस्नैक्स उद्यम आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित है, जिसमें उपभोक्ता केंद्रित अनुप्रयोगों की तुलना में शासन, डेटा गोपनीयता और विश्वसनीयता को प्राथमिकता दी जाती है, जो एक संभावित लाभकारी उपक्षेत्र है। फोरेस्टर ने आईबीएम को एआई गवर्नेंस और एआई निर्णय प्लेटफॉर्म में एक नेता के रूप में मान्यता दी है। 2. अगली सीमा में एक नेता, क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रसंस्करण शक्ति में एक संभावित पैराडाइम परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। आईबीएम को इस क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है, जिसमें एक विस्तृत 10 वर्षीय रोडमैप और इसके कंडोर चिप जैसी प्रगति शामिल है, जिसमें 1121 सुपर कंडक्टिंग कुबिट्स हैं। बुल्स के लिए आईबीएम का क्वांटम कंप्यूटिंग में नेतृत्व एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकल्प है, जो एक क्रांतिकारी तकनीक पर आधारित है और आने वाले दशकों में अपार मूल्य खोल सकती है, जिसे वे मानते हैं कि वर्तमान स्टॉक मूल्य में पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं है। 3. मजबूत शेयरधारक रिटर्न। आय केंद्रित निवेशकों के लिए आईबीएम अभी भी अत्यंत आकर्षक है। कंपनी का डिविडेंड भुगतान और बढ़ाने का कई दशक का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इसे एक विश्वसनीय आय स्रोत बनाता है। वर्तमान में लगभग 2.8% का डिविडेंड यील्ड होने के कारण यह अपने तकनीकी क्षेत्र के कई साथियों की तुलना में काफी अधिक भुगतान प्रदान करता है। शेयरधारकों को पूंजी वापस करने के इस प्रतिबद्धता से एक मूर्त रिटर्न मिलता है, भले ही बाजार विकास रणनीति के पूरी तरह से परिपक्व होने का इंतजार कर रहा हो। तीव्र प्रतिस्पर्धा और धीमी वृद्धि। आईबीएम के खिलाफ मुख्य तर्क इसकी प्रतिस्पर्धियों के विशाल पैमाने और प्रभुत्व हैं। व्यापक क्लाउड अवसंरचना बाजार में आईबीएम एक दूरस्थ चौथा खिलाड़ी है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी कम एकल अंकों में है, जिसे बिग 3 अमेजन 30% हिस्सा, माइक्रोसॉफ्ट 20% और गूगल 13% के द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया है। ये हाइपरस्केलर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अनुसंधान, विकास और मूल्य प्रतिस्पर्धा में बहुत अधिक वित्तीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं।
विश्लेषक तर्क देते हैं कि IBM का इतिहास मुख्य तकनीकी परिवर्तनों में धोखेबाज नहीं प्रतिस्पर्धी होने का रहा है और इसकी अनुमानित मध्य एकल अंकों की राजस्व वृद्धि उद्योग में पर्याप्त प्रेरक नहीं है। 2. भारी आरण बोझ। वित्तीय विश्लेषण में उजागर किया गया है कि कंपनी का बैलेंस शीट एक प्रमुख कमजोर कड़ी है। रेड हैट को हासिल करने के लिए लिया गया भारी कर्ज अभी भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। बियर का तर्क है कि यह उच्च लीवरेज एक वित्तीय लंगर के रूप में कार्य करता है, जो IBM की नवाचार करने, आगे रणनीतिक अधिग्रहण करने या आर्थिक मंदी का सामना करने की क्षमता को सीमित करता है। यह वित्तीय जोखिम भविष्य की वृद्धि और शेयरधारकों के रिटर्न को सीमित कर सकता है। 3. विरासत व्यवसाय का क्षरण। जबकि IBM भविष्य की ओर बढ़ रहा है, इसकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी इसके विरासत व्यवसायों से आता है, जैसे मुख्य फ्रेम और लेन देन प्रसंस्करण। बेयर केस का तर्क है कि इन पारंपरिक आय स्रोतों में गिरावट तेज हो सकती है, जो नई क्षेत्रों जैसे AI और हाइब्रिड क्लाउड की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ सकती है। यदि ऐसा होता है तो कंपनी को स्थिर या यहां तक कि घटती हुई कुल आय और लाभ का लंबा समय सामना करना पड़ सकता है, जिससे वह केवल खड़ा रहने के चक्र में फंस जाएगी। मूल रूप से IBM के भविष्य को लेकर बहस का मुख्य विषय एक विशिष्ट रणनीति और पैमाने की ताकत के बीच टकराव है। बुल केस इस विश्वास पर आधारित है कि IBM का हाइब्रिड क्लाउड और विनियमित उद्योगों के लिए एंटरप्राइज AI पर केंद्रित दृष्टिकोण लाभकारी और रक्षात्मक खाई बना सकता है। बेयर केस का मानना है कि इसके बड़े प्रतिस्पर्धियों का विशाल पैमाना, पूंजी और नवाचार की गति अंततः उस विशिष्ट क्षेत्र को मिटा देगी। निष्कर्ष और अस्वीकरण। आखिरकार इतिहास, वित्तीय स्थिति, चार्ट और विवादों की जांच करने के बाद IBM की अंतिम तस्वीर क्या है? एक ओर आपके पास एक ऐतिहासिक टेक जायंट है जिसने एक महाकाव्य दशक लंबे परिवर्तन को सफलतापूर्वक नेविगेट किया है। इसने अपने कम मुनाफे वाले अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया है। हाइब्रिड क्लाउड और एंटरप्राइज AI यह विशिष्ट उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में एक मान्यता प्राप्त नेता है, मजबूत नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है और शेयर धारकों को एक विश्वसनीय बढ़ती हुई लाभांश के साथ पुरस्कृत करता है। दूसरी ओर यह एक कंपनी है जिस पर भारी कर्ज का बोझ है। यह ग्रह की कुछ सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों से भयंकर प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही है। इसकी अपनी वृद्धि मामूली है, इसकी पारंपरिक मापदंडों से मूल्यांकन खिंचा हुआ है और इसकी कॉरपोरेट संस्कृति और कानूनी प्रथाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हैं। अंततः IBM कोई सरल कहानी नहीं है। यहां निवेश अरविंद कृष्ण की रणनीति पर एक दांव है। यह दांव है कि हाइब्रिड क्लाउड प्रबंधन और एंटरप्राइज AI में इसकी विशिष्ट नेतृत्व क्षमता एक स्थायी प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है जो इसके बड़े प्रतिद्वंद्वियों के आक्रमण का सामना कर सकता है। यह स्टॉक धैर्यवान, आय केंद्रित निवेशक को आकर्षित कर सकता है जो दीर्घकालिक हाइब्रिड क्लाउड सिद्धांत में विश्वास करता है और स्थिर लाभांश के बदले में मामूली वृद्धि स्वीकार करने को तैयार है। यह उन लोगों के लिए है जो इसकी मजबूत स्थिति में मूल्य देखते हैं, विशेष रूप से बड़े, धीमे से परिवर्तित एंटरप्राइज क्लाइंट्स के साथ। विपरीत रूप से यह स्टॉक उन निवेशकों के लिए नहीं है जो अगली एनवीडिया की तलाश में विकास केंद्रित हैं। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो इसकी उच्च आरण और तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य से जुड़े जोखिमों को उठाने को तैयार नहीं है। और यह उन निवेशकों के लिए नहीं है जो उत्कृष्ट कॉरपोरेट गवर्नेंस को उच्च मूल्य देते हैं। जैसे हमेशा, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और जानकारीपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। यह वित्तीय सलाह नहीं है। व्यक्तिगत स्टॉक्स में निवेश करना महत्वपूर्ण जोखिम लेता है और आपको हमेशा अपनी खुद की विस्तृत शोध करनी चाहिए और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए इससे पहले कि आप कोई भी निवेश निर्णय लें। देखने के लिए धन्यवाद।